नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे और मौर्य साम्राज्य में दोस्तों हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे रखी, ठीक है। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा उसका धम्म, मौर्य प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था, कला और मौर्य साम्राज्य का पतन, ये दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत देखेंगे, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए, सभी को दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने दोस्तों इससे पहले जो है मगध साम्राज्य पढ़ा था, ठीक है। उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। तो मगध वंश में आपने देखा था नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, इसको पराजित करके दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लगभग 322 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी पूर्व प्राचीन भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो दोस्तों हर पॉइंट को आपने नोट करना है, क्योंकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने नंद वंश के बारे में आपको अच्छे से बता रखा है, तो उसको आप जरूर जो है प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखिए। देखिए नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, तो घनानंद को पराजित करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कब की, तो आपको ये भी याद रखना है लगभग 322 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी पूर्व में जो है प्राचीन भारत में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और कब की अगर पूछा जाता है तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे दोस्तों वो कौन थे। तो इनके जो गुरु थे दोस्तों वो कौन थे, चाणक्य इनके गुरु थे, ठीक है। याद रखेंगे चाणक्य को जो है दोस्तों कौटिल्य, विष्णुगुप्त नाम से इनको जाना जाता है, यानी कि चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अगला जो पॉइंट है याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे, चाणक्य थे। इसके बाद देखिए दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की दोस्तों राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। पटना जो है राजधानी थी दोस्तों मौर्य साम्राज्य की। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, स्टार्टिंग से हर पॉइंट आपको याद रखना है। किसको पराजित किया, किस वंश के शासक को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और कब रखी। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मौर्य वंश है दोस्तों, इस मौर्य वंश के बारे में हमें जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, कौन कौन से स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। इसमें दो चीज़ आप याद रखेंगे, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। देखिए दोस्तों हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी की जो स्रोत है वो है दोस्तों आपका साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। क्या है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत हैं दोस्तों, जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में आप याद रखेंगे अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा, इसको लिखा चाणक्य ने, ठीक है। इससे भी हमें दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है दोस्तों इंडिका। इंडिका किसने लिखी, इंडिका लिखी मेगस्थनीज ने, ठीक है। तो इंडिका किसने लिखी, मेगस्थनीज ने लिखी। और इंडिका से भी दोस्तों हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है।
तीसरा याद रखेंगे मुद्रा राक्षस, ये दोस्तों विशाख दत्त का है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस से भी दोस्तों हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला है जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म से भी हमें दोस्तों क्या मिलता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने आपको जैन और बौद्ध धर्म जो है अच्छे से समझा रखा है, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोतों में ये आपको याद रखने हैं 4, ठीक है। अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस और जैन और बौद्ध धर्म। इनसे हमें दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले आएगा आपका अशोक के अभिलेख, ठीक है। अशोक के अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जिसे हम दोस्तों गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख जो किसका है दोस्तों, रुद्रदामन का है, ठीक है। किसका है, रुद्रदामन का है। और यहाँ से भी दोस्तों हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में याद रखेंगे अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस और जैन और बौद्ध धर्म। और पुरातात्विक स्रोतों में याद रखेंगे अशोक के अभिलेख और जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन का है। तो इनसे हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, बौद्ध साहित्य के अनुसार जो है, जो मौर्य थे दोस्तों, ये क्या थे, ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बौद्ध साहित्य के अनुसार क्या है, जो मौर्य शासक हुए दोस्तों, ठीक है, ये क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। इनकी क्षत्रिय कुल में ये जो है उत्पन्न हुए थे, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, क्लियर है। चलते हैं अब मौर्य वंश का विस्तार। तो दोस्तों देखिए, मौर्य वंश का जो विस्तार है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था, ये पूछा जाएगा आपको कि मौर्य वंश का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक रहा, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जो है मौर्य वंश फैला हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, मौर्य वंश का जो विस्तार है वो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया और अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। यानी कि आपको याद रखना है, जो मौर्य वंश का विस्तार है, यानी कि मौर्य वंश कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो यहाँ इसकी जो शुरुआत की दोस्तों, आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही शुरू किया और अशोक के शासनकाल में जो है दोस्तों इसका विस्तार जो है अपनी चरम पर था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार दोस्तों उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर विस्तार आपको याद रखना है कि मौर्य वंश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये पूछ लिया जाएगा आपको। तो याद रखेंगे जो इसका विस्तार है मौर्य वंश का, ये है दोस्तों उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था, ठीक है, याद रखें। इसके बाद दोस्तों मौर्य वंश के जो हैं या मौर्य साम्राज्य में कितने शासक हुए, प्रमुख शासकों की हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख पूछे जाते हैं वो आपके प्रमुख 3 जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों से दोस्तों अधिकांश आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मौर्य जो शासक हुए दोस्तों, प्रमुख कौन कौन से शासक हुए मौर्य वंश में, इनको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। कुल 9 शासक जो हैं हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, प्रमुख मौर्य शासक और उनका क्रम, साथ ही साथ दोस्तों आपको क्रम भी याद रखना है, ठीक है, किस क्रम में ये हैं, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, मौर्य वंश के संस्थापक थे, उसके बाद उनके पुत्र आए बिंदुसार, ठीक है, उनके बाद अशोक आए, उसके बाद फिर दशरथ मौर्य, फिर संप्रति मौर्य, ठीक है, फिर शालीशुक मौर्य, देववर्मन मौर्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रमुख है वो आपके ये हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। इनका कालक्रम भी देखेंगे कि इन लोगों ने जो है कब से कब तक शासन किया, इनकी जो शासक हैं इनका शासनकाल भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों देखिए, प्रमुख मौर्य शासक और उनका क्रम आपको अच्छे से याद रखना है,
ठीक है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये संस्थापक थे मौर्य वंश के। ठीक है। बात करें दोस्तों इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल रहा है दोस्तों 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है। ये आपका पहला जो है जो क्रम है, याद रखेंगे इसको। पहला चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे, संस्थापक थे मौर्य वंश के। और इनका जो कालक्रम था दोस्तों, इनका जो शासनकाल था 322 से 298 ईस्वी पूर्व था। दूसरा याद रखेंगे बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे दोस्तों। ठीक है। बिंदुसार ये दूसरे नंबर में शासक बने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। इनके पुत्र जो है बिंदुसार, और इनका जो शासनकाल रहा दोस्तों वो रहा 298 से लेकर 272 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके बाद जो है बिंदुसार के बाद कौन शासक बना? बिंदुसार के बाद शासक बना दोस्तों सम्राट अशोक। ठीक है। अशोक महान जो है तीसरे नंबर में ये जो है शासक बने, और ये बिंदुसार के पुत्र थे और सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक। आप सभी जानते हैं, सभी ने दोस्तों अशोक के बारे में पढ़ा है। तो अशोक जो है सम्राट अशोक, और इनका जो शासनकाल रहा है वो रहा है दोस्तों 273 ईस्वी से लेकर 273 से लेकर आपका ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर शासनकाल भी आपको याद रखना है, 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व। ठीक है। ये तीन जो है दोस्तों अपने प्रमुख शासक हैं मौर्य वंश के, इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। दूसरा जो है दूसरे शासक बने वो बने बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। ठीक है। तीसरे नंबर में बने बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। ठीक है। तीनों का जो है दोस्तों शासनकाल भी आपको याद रखना है। तीसरे के बाद दोस्तों आपको चौथे नंबर में देखिए, चौथे नंबर में अशोक के पोते जो हैं शासक बने दशरथ मौर्य। ठीक है। चौथे नंबर में मौर्य वंश में जो शासक बने वो कौन बने? दशरथ मौर्य बने। ठीक है। ये अशोक के पोते थे, और इनका जो शासनकाल था दोस्तों वो था 232 ईस्वी पूर्व से लेकर 224 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर में आता है संप्रति मौर्य। ठीक है। मौर्य वंश में पांचवें नंबर के जो शासक हैं दोस्तों वो हैं संप्रति मौर्य। ये दशरथ मौर्य के क्या थे? पुत्र थे, और इनका जो शासनकाल था वो था लगभग 224 ईस्वी पूर्व से लेकर 215 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। इनके बाद जो है दोस्तों कौन शासक बना? संप्रति मौर्य के बाद शासक बना दोस्तों शालीशुक मौर्य। ठीक है। शालीशुक मौर्य दोस्तों ये संप्रति मौर्य के पुत्र थे, और इन्होंने लगभग 215 ईस्वी पूर्व से लेकर 202 ईस्वी पूर्व तक जो है शासन किया था। ठीक है। शालीशुक मौर्य के बाद दोस्तों आ, जो शासक बने वो बने देववर्मन मौर्य। ठीक है। देववर्मन मौर्य दोस्तों ये शालीशुक मौर्य के पुत्र थे, और इनका शासनकाल रहा है दोस्तों लगभग 202 ईस्वी पूर्व से लेकर 195 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। देववर्मन मौर्य के बाद दोस्तों कौन शासक बना? देववर्मन मौर्य के बाद शासक बना दोस्तों कौन बना? सतधन्वन मौर्य। ठीक है। सतधन्वन मौर्य जो है शासक बना, और ये किसका पुत्र था दोस्तों? ये था देववर्मन मौर्य का पुत्र। ठीक है। और शासनकाल रहा दोस्तों लगभग 195 ईस्वी पूर्व से लेकर 187 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। उसके बाद शासक बने दोस्तों भद्रथ मौर्य। ठीक है। भद्रथ मौर्य दोस्तों आप जानती हैं, भद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य शासक हुए, और इनका जो शासनकाल रहा दोस्तों वो रहा लगभग 187 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर जो प्रमुख मौर्य शासक हुए या इनका क्रम याद रखना है दोस्तों। ठीक है। इसी क्रम में आपको ये याद रखने हैं। ठीक है। पहला आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो संस्थापक थे मौर्य वंश के। उसके बाद उनके पुत्र आए बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद दशरथ मौर्य, दशरथ मौर्य के बाद संप्रति मौर्य, उसके बाद शालीशुक मौर्य, उसके बाद देववर्मन मौर्य, उसके बाद सतधन्वन मौर्य, उसके बाद भद्रथ मौर्य। ठीक है। तो मौर्य वंश में जो अंतिम शासक हुए वो कौन हुए? भद्रथ हुए। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनका क्रम याद रखना है और शासनकाल। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अन्य शासकों का भी जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये भी याद रखेंगे, इनके अलावा भी अन्य शासकों का भी उल्लेख दोस्तों मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 9 शासक मौर्य साम्राज्य के प्रमुख थे। ठीक है। इन प्रमुख 9 शासकों को आपको याद रखना है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालीशुक मौर्य, देववर्मन मौर्य, सतधन्वन मौर्य और भद्रथ मौर्य। ठीक है। इन 9 के 9 आपको याद रखने हैं। भद्रथ के सेनापति
पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? ठीक है, शुंग वंश। ठीक है, तो बृहद्रथ के जो सेनापति थे, यानी कि बृहद्रथ मौर्य के जो सेनापति थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और इन्होंने जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, जिसको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब दोस्तों हम प्रमुख जो शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार बिंदुसार, उसी प्रकार फिर अशोक। पहला हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार से अपनी जो है राजधानी जो है इन्होंने विकसित की। ठीक है, ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा है वो आपको पहले याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा है कब से कब तक रहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा है दोस्तों वो रहा है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये शासन काल रहा है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। उसने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की उम्र में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में चंद्रगुप्त का सर्वप्रथम उल्लेख जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह उसका पहला अभिलेखी साक्ष्य है। तो दोस्तों देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हैं ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे दोस्तों। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे मैं आपको बता चुका हूँ, आचार्य चाणक्य थे। और इन्हीं की सहायता से, यानी कि चाणक्य की सहायता से ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था मगध के अंतिम शासक जो थे कौन थे? घनानंद थे। और घनानंद को पराजित करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की अवस्था में जो है मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जो है चंद्रगुप्त का सर्वप्रथम जो उल्लेख है चंद्रगुप्त का वो कहाँ देखने को मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जिसे हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ जो इतिहासकार हैं, कुछ लेखक विद्वान जो है इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से पुकारा है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम हैं ये आपको याद रखने हैं, क्या क्या नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। ठीक है, देखिए देखिए विदेशी लेखकों, विद्वानों, इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नामों से पुकारा है। पहला है दोस्तों, देखिए स्ट्रैबो एवं जस्टिन के अनुसार। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं। स्ट्रैबो एवं जस्टिन के अनुसार इन्होंने क्या नाम बताया है चंद्रगुप्त मौर्य का? सैंडोकोटस। ठीक है, क्या बताया है? सैंडोकोटस बताया है। दूसरा देखिए प्लूटार्क और एरियन के अनुसार। ठीक है, प्लूटार्क एवं एरियन के अनुसार इन्होंने चंद्रगुप्त का क्या नाम बताया है, क्या उल्लेख किया है? एंडोकोटस। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोनों नाम किसके हैं? ये दोनों नाम हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ठीक है, क्या नाम है? सैंडोकोटस और एंडोकोटस। ठीक है, ये किसने बताइए नाम, ये याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से? पहला आपको याद रखना है स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने क्या नाम दिया है? सैंडोकोटस। और प्लूटार्क और एरियन ने क्या नाम दिया है? एंडोकोटस। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, ये पूछे गए हैं दोस्तों कई बार। ठीक है, सैंडोकोटस नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिया? ठीक है, और एंडोकोटस नाम जो है किसने दिया? ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसका समकालीन था? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, मैंने आपको पीछे इससे पहले बताया था। ठीक है, विदेशी आक्रमण में मैंने आपको सिकंदर के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो सिकंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो किसका समकालीन था पूछा जा सकता है आपको, तो ये सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है 1793 में सर विलियम जोन्स ने जो है सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम जो है सैंडोकोटस और एंडोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे इसको। ठीक है, कि ये जो दो नाम हैं
ठीक है, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ये किसने बताया? ये बताया सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, कब बताया अगर पूछा जाता है तो 1793 में ये बताया सर विलियम जोन्स ने। ये दोनों नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सन याद रखेंगे। 1793 में विलियम जोन्स ने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही ये नाम है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला है दोस्तों 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का क्या था, ये सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री जो है कार्नेलिया, यानी कि जिसको हेलेना के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कार्नेलिया से विवाह कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, 305 ईसा पूर्व, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर ने, जो सिकंदर का सेनापति था, इसने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया और उसकी पुत्री जो है कार्नेलिया से उसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ठीक है, अब विवाह में शर्तें थी दोस्तों, ठीक है, तो युद्ध की कुछ शर्तें थी, ठीक है, इसके अनुसार जो है सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत, ठीक है, 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ठीक है, ये 4 प्रांत हमेशा दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रांत कौन कौन से थे? पहला था काबुल, दूसरा कंधार और तीसरा हेरात और चौथा मकरान। ठीक है, ये 4 प्रांत आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, जब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, उसको पराजित करा और उसकी पुत्री जो है कार्नेलिया से विवाह किया, और युद्ध की कुछ शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ये 4 प्रांत कौन कौन से दिए? इनके नाम याद रखने हैं, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। ठीक है, ये चारों दोस्तों पूछे जा सकते हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? 500 हाथी उपहार में दिए थे दोस्तों। सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे जो है 500 हाथी उपहार में दिए थे? ठीक है, तो किसको दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। ये किसका राजदूत था? ये सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और बात करें सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत किसे बनाया? तो सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों अपना राजदूत बनाया था मेगस्थनीज को। ठीक है, मेगस्थनीज जो जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीजें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला है, ठीक है, यहाँ पर 4 जो सेल्यूकस निकेटर ने 4 जो प्रांत हैं कौन कौन से चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया आपको, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए? 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक है, साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जो है मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो दोस्तों ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जो है यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जो है मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा था। ठीक है, तो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि जो साहित्यिक स्रोत और आपने देखे, जिसमें अर्थशास्त्र देखा, आपने विशाखदत्त का देखा, ठीक है, मुद्रा राक्षस, और साथ ही साथ इंडिका। तो यहाँ से दोस्तों हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुस्तक याद रखेंगे, इंडिका पुस्तक किसकी है? आप सभी ने पढ़ा है, मेगस्थनीज की है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म के अनुयायी थे? आपको पूछ लिया जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, किससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था दोस्तों? ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको। तो याद रखेंगे, जैन गुरु भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था दोस्तों। पूछ लिया जाएगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। और किससे प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था?
वो दोस्तों याद रखेंगे जैन गुरु भद्रबाहु। ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई दोस्तों वो कब हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई दोस्तों 298 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में उपवास यानी कि जिसको हम संलेखना कहते हैं। ठीक है, संलेखना पद्धति से इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। तो ये साथ ही साथ श्रवणबेलगोला में चंद्रागिरी पर्वत पर इन्होंने उपवास किया था। ठीक है, पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आपको पूछ लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस पर्वत पर जो है उपवास किया था, तो याद रखेंगे चंद्रागिरी पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत? चंद्रागिरी पर्वत पर जो है इन्होंने उपवास किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ये कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे। किसके कारण से इनकी मृत्यु हुई? उपवास के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि संलेखना पद्धति के द्वारा किसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, आपको पर्वत पूछ लिया जाएगा जहां पर इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, चंद्रागिरी पर्वत। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक रहा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख हमें किस अभिलेख से मिलता है। ठीक है, क्या क्या नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 4 प्रांत जीते। ठीक है, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। ठीक है, साथ ही साथ जो है सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे आपका चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सारे जो आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे, किसी भी प्रकार से आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा। साथ ही साथ कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पर्वत याद रखना है, किस पर्वत पर इन्होंने उपवास किया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बने दोस्तों वो बने बिंदुसार। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों बिंदुसार के बारे में। और ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठे। देखिए, इनसे यानी कि बिंदुसार से क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बिंदुसार सबसे पहले आपको याद रखना है बिंदुसार का जो शासन रहा है, इनकी इनका जो कार्यकाल रहा है कब से कब तक रहा। इन्होंने शासन किया दोस्तों 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 272 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। तो अभी मेरे ऊपर बताया था आपको दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो है बिंदुसार जो है उनका पुत्र सम्राट बना। साथ ही साथ दोस्तों बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा, बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा, अशोक गद्दी पर कब बैठा, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनको भी इसी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा दोस्तों। ठीक है, और यूनानी लेखों के अनुसार बिंदुसार का नाम जो है क्या है? अमित्रघात है। ठीक है, तो यूनानी लेखकों के अनुसार जो है बिंदुसार का नाम जो है क्या है? तो बिंदुसार का नाम है अमित्रघात। ठीक है, तो अमित्रघात का मतलब होता है दोस्तों शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, सीधे आपको पूछ लिया जाएगा कि किस शासक को जो है अमित्रघात नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमित्रघात नाम से किसे जाना जाता है, किस शासक को जाना जाता है मौर्य वंश के? तो याद रखेंगे बिंदुसार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अमित्रघात का शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो ये है दोस्तों यूनानी लेखों के अनुसार। ठीक है, यानी कि जो यूनानी जो लेखक हुए उन्होंने जो है बिंदुसार का नाम क्या बताया? अमित्रघात। ठीक है, इनकी शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, बिंदुसार जो है दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछ लिया जाएगा। इसके बाद देखिए, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार।
ठीक है, भद्रसार या वारीसार, दोस्तों ये याद रखेंगे, किसमें कहा गया है? वायु पुराण में। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि भद्रसार नाम से किसे जाना जाता है? मौर्य वंश के किस शासक को भद्रसार नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसार। ठीक है, याद रखेंगे, वायु पुराण के अनुसार है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो है क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा गया है? सिंहसेन, जैन ग्रंथों में। ठीक है, ये सारे जो हैं बिंदुसार के दोस्तों नाम हैं, इनको याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार। और साथ ही साथ दोस्तों मौर्य वंश के किस शासक को भद्रसार कहा जाता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार पूछ लिया जाएगा मौर्य वंश के किस शासक को सिंहसेन नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, और किसके अनुसार है ये भी आप याद रखेंगे। वायु पुराण में क्या कहा गया है? बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकोटस के एंटियोकस ने जो है बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, स्ट्रैबो के अनुसार जो है, जो सीरियन नरेश है एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में जो है किसको भेजा था? डायमेकस को भेजा था। पूछा जाता है, ठीक है, डायमेकस किसके दरबार में आया था? ठीक है, तो ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इसको याद रखें। इसके बाद अगला पॉइंट है, बिंदुसार ने दोस्तों सीरिया के शासक, ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से जो है मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो दोस्तों ये याद रखना। ठीक है, ये पूछा जाता है सीरिया के किस शासक से बिंदुसार ने जो है ये प्रार्थना की थी कि क्या प्रार्थना की थी? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये किस मौर्य शासक ने प्रार्थना की थी? याद रखेंगे, बिंदुसार ने की थी। ठीक है, ये सारे दोस्तों आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, बौद्ध विद्वान जो है तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को जो है 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा मौर्य वंश के किस शासक को 16 राज्यों का विजेता माना जाता है? 16 राज्यों का विजेता बताया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसार। ठीक है, और ये याद रखेंगे दोस्तों, बौद्ध विद्वान है दोस्तों तारानाथ। ठीक है, तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। किसने बताया है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया है? आंसर हो जाएगा तारानाथ। ठीक है, तारानाथ ये जो है क्या है? बौद्ध विद्वान थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हो गया दोस्तों। उस समय तक्षशिला का राजकुमार जो है बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। ठीक है, वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को जो है दोस्तों, उस समय अवंती का राज्यपाल था अशोक। ठीक है, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़ी क्रूरतापूर्वक जो है विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे कि मौर्य वंश के किस शासक के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार के समय हुआ था तक्षशिला में विद्रोह। ठीक है, उस समय तक्षशिला का राजकुमार कौन था? तो तक्षशिला का राजकुमार कौन था? बिंदुसार का बड़ा बेटा था सुसीम। ठीक है, तो सुसीम था वहाँ का राजकुमार। ठीक है, वह विद्रोह को दबाने में क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, इसी वजह से बिंदुसार ने फिर अपने छोटे पुत्र अशोक को जो है वहाँ भेजा। ठीक है, और अशोक ने दोस्तों उस विद्रोह को जो है दबाया। ठीक है, अशोक जो है उस समय क्या था? अशोक उस समय अवंती का जो है क्या था? राज्यपाल था। ठीक है, और उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़ी क्रूरतापूर्वक जो है विद्रोह को दबा दिया। ये याद रखेंगे। साथ ही साथ बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है अशोक जो है मगध के सिंहासन पर बैठा। यानी कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है बिंदुसार का पुत्र जो है, छोटा पुत्र जो है अशोक जो है गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बिंदुसार से सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बिंदुसार का शासनकाल याद रखना है, कब से कब तक इनका शासनकाल रहा। इनको जो है कई नामों से इनको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अमित्रघात नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया कौन सा आपको पूछ लिया जाएगा, कौन किसके शासनकाल में डायमेकस नामक राजदूत आया था?
ठीक है, यानी कि बिंदुसार के दरबार में। तो ये आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ 16 राज्यों का विजेता किसे कहा गया है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनेंगे दोस्तों। साथ ही साथ तक्षशिला में विद्रोह जो है किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर बिंदुसार आपका कंप्लीट हो गया। बिंदुसार की जो मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद जो है कौन शासक बना, अशोक जो है शासक बना। चलिए अब जानते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रखेंगे। चलिए, बिंदुसार के बाद दोस्तों हम बात करेंगे सम्राट अशोक की। तो दोस्तों सम्राट अशोक आप जानते हैं, सम्राट अशोक महान। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करने हैं। तो देखिए अशोक की हम बात करेंगे। तो सम्राट अशोक का जो दोस्तों समय रहा है, कब से कब तक इन्होंने शासन किया, तो इसको याद रखेंगे। 273 ईस्वी से लेकर 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक जो शासनकाल रहा है वो किसका रहा है, सम्राट अशोक का, ठीक है। इसको याद रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा। 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक जो शासनकाल रहा है किसका रहा है, अशोक का रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों सम्राट अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। जन्म भी याद रख लेंगे, ठीक है। सम्राट अशोक का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। कब हुआ, 304 ईसा पूर्व, ठीक है। दोस्तों याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको कि सम्राट अशोक का जन्म जो है कब हुआ था, 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, अशोक की माँ का नाम क्या था। दोस्तों ये पूछ लिया जाएगा आपको कि सम्राट अशोक की माँ का क्या नाम था। तो सम्राट अशोक की माँ का नाम था दोस्तों सुभद्रांगी, ठीक है। क्या था, सुभद्रांगी जो है इनकी माता का नाम था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, शासक बनने से पूर्व जो है अशोक जो है तक्षशिला तथा उज्जैन का गवर्नर रह चुका था। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि सम्राट अशोक जो है दोस्तों शासक बनने से पूर्व जो है ये क्या था, अशोक तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर रह चुका था, ठीक है। अभी हमने पहले भी बात की थी, ठीक है। जब विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, तो उस समय अशोक भी जो है दोस्तों, अशोक को भेजा गया था, ठीक है, उसको दबाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि शासक बनने से पूर्व अशोक जो है तक्षशिला तथा उज्जैन का क्या रहा, गवर्नर रहा। उसके बाद देखिए दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। दोस्तों यहाँ पर जो है ये एक मत है बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों ये बताया गया है कि जो अशोक है, अशोक ने राजा बनने के लिए जो है अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। तो ये बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, राजगद्दी प्राप्त होने के पश्चात अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्षों का समय लग गया। इसी कारण राज्यारोहण के 4 वर्षों बाद अर्थात 269 ईस्वी पूर्व, ठीक है, अशोक का जो है विधिवत राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऊपर हमने बात की थी कि अशोक का, ठीक है, ऊपर हमने बात की थी कि अशोक का जो शासनकाल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर शासनकाल और उसका राज्याभिषेक दोस्तों ये आपको पूछा जा सकता है कि जो सम्राट अशोक है इसका राज्याभिषेक कब हुआ, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है अशोक का दोस्तों जो शासनकाल रहा है वो रहा है 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो यहाँ पर 273 ईस्वी यहाँ पर इसलिए दिया है दोस्तों, यही बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए अशोक की को जो है अपनी आंतरिक स्थिति जो है सुदृढ़ करने में जो है 4 वर्षों का समय लगा, ठीक है। इसी कारण जो है राज्यारोहण के 4 वर्षों बाद, यानी कि राज्यारोहण हो गया था 273 ईस्वी पूर्व में, लेकिन इसके 4 वर्षों बाद जो है अर्थात 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का जो है विधिवत राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। कब हुआ राज्याभिषेक, 269 ईस्वी पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो शासनकाल रहा उनका 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक, लेकिन 4 वर्षों का इनको समय लगा, ठीक है, अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में। और इनका जो इनका राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ, 269 ईस्वी पूर्व में हुआ,
ठीक है, तो दोस्तों ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है, याद रखेंगे। राज्याभिषेक कब हुआ? ये हुआ 269 ईस्वी पूर्व, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, ठीक है, आगे बात करते हैं। महाबोधि वंश में जो है अशोक की पत्नी का नाम वैदिश महादेवी मिलता है दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। महाबोधि वंश में दोस्तों अशोक की पत्नी का नाम, ठीक है, अशोक की पत्नी का नाम यहाँ पर मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है नाम? वैदिश महादेवी, ठीक है, वैदिश महादेवी मिलता है। और इसी से दोस्तों अशोक के पुत्र जो है महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, क्या याद रखना है? महाबोधि वंश में अशोक की पत्नी का नाम क्या मिलता है? वैदिश महादेवी मिलता है, वैदिश महादेवी, ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसी से जो है दोस्तों अशोक के पुत्र महेंद्र, ठीक है, महेंद्र तथा पुत्री जो है संघमित्रा का जो है जन्म हुआ, ठीक है, जो याद रखेंगे दोस्तों। ये कहाँ पर हमें मिलता है? महाबोधि वंश में, ठीक है, याद रखेंगे। अशोक की पत्नी का नाम क्या मिलता है? वैदिश महादेवी मिलता है, और इसी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। ये दोनों जो है दोस्तों ये पूछ लिया जाता है। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है सम्राट अशोक को जो है दोस्तों कई नामों से इनको जाना जाता है। तो सम्राट अशोक को यहाँ पर जो जाना जाता है वो जाना जाता है देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। क्या कहा जाता है? सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, यानी कि देवताओं का प्रिय तथा देखने में सुंदर, ठीक है। तो याद रखिए किसको कहा जाता है, ये उपाधि है दोस्तों सम्राट अशोक की, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। सीधे क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिया गया है कि देवनाम प्रियदर्शी किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है, ठीक है, किसको कहा गया है? सम्राट अशोक को, ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है, अभी ऊपर बताया था कि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 200, कब बताया था? 269 ईस्वी पूर्व, ठीक है, इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि 8वें वर्ष बाद, ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया। तो अशोक का दोस्तों सम्राट अशोक का जो है ये जो है कलिंग का आक्रमण जो है इनका प्रमुख है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किया सम्राट अशोक ने। कलिंग दोस्तों आप जानती हैं वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। इस पर जो है आक्रमण किया दोस्तों सम्राट अशोक ने। कब किया कलिंग पर आक्रमण, ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 261 ईस्वी पूर्व जो है कलिंग पर आक्रमण किसने किया? सम्राट अशोक ने। ये कई बार पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, ठीक है। तो 261 ईस्वी पूर्व किया था, ठीक है। राज्याभिषेक याद रखेंगे, कलिंग पर आक्रमण कब किया, ठीक है। ये सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं सन यहाँ पर, ठीक है, ये पूछे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर याद रखेंगे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जो है, यानी कि 8वें वर्ष के बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किया। और पूछ लिया जाएगा कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो 261 ईस्वी पूर्व में किया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख है। अभी हम आगे जो है बात करेंगे सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में। तो अभी आप यहाँ पर जो अशोक का 13वां शिलालेख है इसको देखिए। देखिए 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है कि इसमें कलिंग युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए तथा 1.5 लाख व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुए। और अशोक ने कलिंग जीत लिया, पर कलिंग पर हुए भीषण नरसंहार को देखकर जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म जो है क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी? उपगुप्त ने दी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है जो आपका कलिंग युद्ध है, ठीक है, यानी कि कलिंग पर आक्रमण का जो हमें जानकारी मिलती है दोस्तों कहाँ से मिलती है? ये मिलती है 13वें शिलालेख से सम्राट अशोक के, ठीक है। इसमें जो है साफ साफ बताया गया है कि जो कलिंग युद्ध हुआ दोस्तों, इस कलिंग युद्ध में 1 लाख व्यक्ति जो है क्या हुए? मारे गए। और जो है 1.5 लाख व्यक्ति जो है क्या हुए? गिरफ्तार हुए। और कलिंग को जो है दोस्तों अशोक ने जीत लिया। और वहाँ पर हुए भीषण नरसंहार को देखकर जो है
अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने फिर क्या अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी, ये आपको पूछ लिया जाएगा। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है दोस्तों अशोक को किसने दी, ये दी दोस्तों उपगुप्त ने। ठीक है, किसने दी, उपगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे। पूछ लिया जाएगा कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी। तो अशोक को दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। सारे दोस्तों क्वेश्चन फॉर्म में आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आपको पूछ लिया जाएगा कलिंग पर आक्रमण कब हुआ। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, किसी भी प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा। देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कलिंग के बारे में, इनकी कलिंग पर आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख में, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है अशोक ने जो है क्या अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है अशोक को किसने दी थी, उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार जो है, देखिए दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार जो है कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इसी हाथियों की प्राप्ति के लिए जो है अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कौटिल्य ने क्या कहा है। कौटिल्य ने कहा है कि जो कलिंग है, वर्तमान उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो है हाथियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हाथियों की संख्या थी, यानी कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। तो इसी वजह से हाथियों की प्राप्ति, यानी कि सम्राट अशोक जो है हाथियों की प्राप्ति के लिए वहाँ गया और वहाँ पर उसने आक्रमण किया। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे यहाँ पर प्लिनी के अनुसार जो है कलिंग व्यापार एवं वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए आक्रमण किया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया। ठीक है, और कब किया, मैंने अभी बताया आपको। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया, 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व जो है सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर। ठीक है, और विजय प्राप्त की। तो कई इसमें मत हैं दोस्तों, क्यों किया आक्रमण अशोक ने, तो ये आप याद रखेंगे। कौटिल्य के अनुसार याद रखेंगे कि कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसी हाथियों की प्राप्ति के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और प्लिनी के अनुसार जो है कलिंग व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए आक्रमण किया। तो दोनों फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक ने जो है शस्त्र त्याग कर जो है धम्म घोष यानी कि धर्म विजय का मार्ग अपनाया। ठीक है, अभी हम आगे फिर बात करेंगे अशोक का धम्म जो है उसको देखेंगे आगे डिटेल में। तो यहाँ पर आप इतना समझ लें, सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग कर जो है धम्म घोष यानी कि धर्म विजय का मार्ग अपनाया, यानी कि बौद्ध धर्म अपना लिया था। मैंने ऊपर भी आपको बताया। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक जो है हमें कहाँ मिलता है, अशोक नाम उनका। तो ये याद रखेंगे कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है हमें। तो ये याद रखेंगे आपका मास्की और गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में उनका नाम अशोक स्पष्ट रूप से मिलता है। ठीक है, अशोक नाम हमें स्पष्ट रूप से कहाँ मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। ये मिलता है मास्की और गुजरा अभिलेख में। ठीक है, ये दोनों अभिलेख याद रखेंगे, इसमें हमें अशोक का नाम मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो नाम है दोस्तों अशोक का स्पष्ट रूप से मिलता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है दोस्तों। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है, अशोक वर्धन नाम से पुकारा गया है दोस्तों अशोक को पुराणों में। याद रखेंगे, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों अशोक से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम कुछ यहाँ पर देखें अशोक के शासनकाल में कुछ प्रमुख अधिकारी रहे दोस्तों। इनके दोस्तों हम नाम देख लेते हैं और इनका ये क्या करते, क्या इनका काम था। ठीक है, मौर्य वंश में, मौर्य शासनकाल में देखिए पहला नाम आता है दोस्तों अशोक के शासनकाल में प्रमुख अधिकारी पहला अग्रमात्य। ठीक है, अग्रमात्य जो है दोस्तों ये सम्राट अशोक का मुख्यमंत्री तथा सहायक था। ठीक है, दूसरा दोस्तों याद रखेंगे महापात्र। महापात्र कौन था, ये दोस्तों प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे, जिनको महापात्र नाम से जाना जाता था। इसके बाद तीसरा नाम याद रखेंगे राजुक।
ठीक है, आप कई बार आपने परीक्षाओं में सुना होगा राजुक। ये दोस्तों प्रांतीय स्तर के उच्च अधिकारी थे, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता था, राजुक कहा जाता था। इसके बाद अगला देखिए युक्त। युक्त जो है ये राजस्व संग्रह करने वाला था, यानी कि राजस्व को संग्रह करने वालों को कहा जाता था युक्त, ठीक है। और पांचवा है प्रादेशिक। प्रादेशिक यानी कि जिले का पदाधिकारी होता था जिसको प्रादेशिक कहा जाता था। तो दोस्तों कुछ ये अशोक के शासनकाल के कुछ आपके प्रमुख अधिकारी हैं। इनके दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। अग्रमात्य का क्या काम था, महामात्र कौन था, राजुक कौन था, युक्त कौन था और प्रादेशिक कौन था, ठीक है। इन पांचों के दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। अग्रमात्य जो है ये अधिकारी जो है ये क्या था, ये सम्राट का सहायक था, मुख्यमंत्री था, सहायक था। महापात्र जो है ये अशोक के शासनकाल में प्रशासन में जो है ये विभिन्न प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे जिनको महापात्र कहा जाता था। उसी प्रकार राजुक ये प्रांतीय स्तर के थे उच्च अधिकारी, और युक्त ये राजस्व संग्रह करने वाले, और प्रादेशिक जो है ये जिले के पदाधिकारी थे। तो दोस्तों इतने आपको जो है 5 याद रखने हैं प्रमुख अधिकारी। इसके बाद देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, मैंने बताया था बृहद्रथ था, ठीक है। 185 ईस्वी पूर्व में इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पर मौर्य वंश में और कौन कौन से जो अगले जो शासक हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। मुख्य रूप से आपको 3 देखने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। इन तीनों से दोस्तों अधिकांश आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक था। दोस्तों पूछा जाता है कई बार मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था दोस्तों। और 185 ईस्वी पूर्व में इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे अब अशोक का धम्म देखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे अशोक का धम्म यानी कि अशोक का धर्म किस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है उसके धर्म की, अशोक के धर्म की। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अशोक के जो शिलालेख हैं, ठीक है, जो जितने भी इनके शिलालेख हैं 13, उन 13 शिलालेखों के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे कौन से शिलालेख में क्या है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।